मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, इन 4 बार मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू ग्रेसाफ्स लॉ द लिंक विच मेक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज। ग्रेस 4 बार मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ग्रेसाफ्स लॉ में कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितने लिंक की जरूरत होती है? इसका आंसर हो जाएगा इसका ड्राइवर लिंक की। In 4 bar mechanism, according to Greshaff's law, the link which make complete revolution is driver. Description है, in a 4 bar mechanism, according to Greshaff's law, the driver link make complete revolution. ग्रेशाफ्स लॉ के द्वारा 4 बार मैकेनिज्म में ड्राइवर लिंक की जरूरत पड़ती है कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। फॉर द कंप्लीट द कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इन अ मैकेनिज्म द समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेस देन द समेशन ऑफ अदर लिंक। लॉन्गेस्ट लिंक एंड शॉर्टेस्ट लिंक लेस देन आर इक्वल टू होता है अदर लिंक, मतलब पी प्लस क्यू हो जाएगा। तो एल प्लस एस लेस देन आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लिंक जो होती है वो छोटी होती है हमेशा अदर 2 लिंक की से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एल प्लस एस लेस देन आर इक्वल टू पी प्लस क्यू फॉर मैकेनिज्म। ये ग्रेसाफ्स लॉ के लिए रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैंककेस वेंटिलेशन हेल्प्स इन। क्रैंककेस वेंटिलेशन में मदद करता है किसके लिए? रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन। इंजन से रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए काम करता है, हटाने के लिए काम करता है। सो क्रैंककेस वेंटिलेशन हेल्प्स इन रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन। डिस्क्रिप्शन है, क्रैंककेस वेंटिलेशन हेल्प्स इन रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन। इंजन से क्रैंककेस का काम होता है इंजन से हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करना। सो इसके ऊपर से डिस्क्रिप्शन है, इन द क्रैंककेस ऑयल गेट्स dilute due to the mixture of blow up gases, the carbon particles, metallic particles, sand, dust, dirt, and acid formed out of exhaust gas condensation as sulfuric acid and phosphoric acid। क्रैंक केस के द्वारा हम जो मिक्सचर गैसेज होती हैं जैसे कार्बन पार्टिकल्स, मेटेलिक पार्टिकल्स, सैंड, डस्ट, डर्ट और एसिड आदि चीजें वो बाहर निकालता है। उसके अलावा कुछ गैसेज होती है उसको भी बाहर निकालता है, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड को भी बाहर निकालता है। इसके अलावा दिस इफेक्ट lubrication and form a sludge frequent cleaning the change of air are needed to overcome this problem। Crankcase ventilation is provided fresh air to allow to the in the crankcase which passes out after circulation through a breather pipe in the rear। This arrangement known as open type crankcase ventilation। crankcase का मेन काम होता है ओपन टाइप crankcase वेंटिलेशन होता है। इसके द्वारा लुब्रिकेशन लगाया जाता है जिसके द्वारा ये ऑयल को क्लीन करता है और उसमें एयर को क्लीन एयर को सप्लाई करता है जिसके द्वारा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इंजन में। इसलिए क्रैंककेस का मेन काम होता है जो डस्ट जो भी हार्मफुल गैसेज होती हैं उनको बाहर निकालने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ पाउडर आर बाइंडेड टुगेदर बाय प्रेशर हीटिंग टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। आंसर हो जाएगा सिंटरिंग। वो प्रोसेस जिसमें पाउडर पार्टिकल्स के द्वारा प्रेशर और हीटिंग के लिए टेम्परेचर कम से कम टेम्परेचर के लिए यूज होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटरिंग। सो अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ पाउडर आर बाइंडेड टुगेदर बाय प्रेशर हीटिंग टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड सिंटरिंग। इसका डिस्क्रिप्शन है, a process in which particles of a powder are bonded together by pressure heating to a temperature below its melting point is called sintering। Next question है, to take the cutting load without any deformation workpiece must be mounted to। कटिंग लोड को लेते समय अगर हम कोई विदाउट डिफॉर्मेशन हो वर्क पीस में उसके लिए आप क्या करेंगे? आंसर हो जिग्स एंड फिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टू टेक द कटिंग लोड विदाउट एनी डिफॉर्मेशन वर्क पीस मस्ट बी माउंटेड टू जिग्स एंड फिक्सचर्स। अगर वर्क पीस को माउंटेड करना है बिना कोई डिफॉर्मेशन के और कटिंग लोड को लेकर के तो इसका आंसर हो जाएगा जिग्स एंड फिक्सचर्स का यूज करता है। टू टेक द कटिंग लोड
without any deformation workpiece must be mounted to jigs and fixtures. डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा टू टेक द कटिंग लोड विदाउट एनी डिफॉर्मेशन वर्कपीस मस्ट माउंटेड टू जिग्स एंड फिक्चर्स। अब इसमें हम जानेंगे जिग क्या होता है और फिक्चर्स क्या होता है। तो जिग्स के लिए हम बोलते हैं अ जिग मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच होल्ड एंड लोकेट्स अ वर्कपीस एंड गाइड्स एंड कंट्रोल वन और मोर कटिंग टूल। अगर हमको कोई भी वर्क पीस को बिना कोई हानि के द्वारा अगर होल्ड करके रखना है वर्क पीस को, गाइड्स को या कंट्रोल, तो एक या एक से अधिक कटिंग टूल को इस्तेमाल करके तो उसको हम जिग बोलते हैं। फिक्चर्स का काम होता है अ फिक्चर में बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच होल्ड्स एंड लोकेट्स अ वर्क पीस ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करते समय अगर हमको डिवाइस को होल्ड करके रखना है चेक करने के लिए, तो उसके लिए हम फिक्चर का यूज करते हैं। द फिक्चर डज नॉट गाइड द टूल। फिक्चर कोई भी टूल का गाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवेज स्लज इज एन एग्जाम्पल फॉर। सीवेज स्लज किसका उदाहरण है? इसका आंसर है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का। सीवेज स्लज इज एन एग्जाम्पल फॉर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास सीवेज स्लज इज एन एग्जाम्पल फॉर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, और विंगम हम प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को ही विंगम हम प्लास्टिक भी बोलते हैं। सीवेज स्लज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। विंगम हम प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलेंगे। विंगम हम प्लास्टिक फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का जो हम डायग्राम देखेंगे तो ये शियर स्ट्रेस वाला डायग्राम, जो टाउ है ऊपर और यहाँ du/dy। तो इसके लिए हमारे पास n=1 आता है। जब टाउ 0 दिया हो तो ये हमारे पास आ जाए, तो टाउ नॉट इक्वल टू 0 तो n=1। इसके लिए इक्वेशन आएगी जो, तो टाउ नॉट इक्वल टू 0 n=1। टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू इंटू du/dy वेज टू n प्लस टाउ 0। तो यहाँ पर हमारे पास टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du/dy प्लस टाउ 0 आ जाएगा। यहाँ पर y m x प्लस c लीनियर लाइन इक्वेशन में आ जाएगा इसका। तो अंटिल yield stress tau behaves like solid then exhibit linear relationship like Newtonian fluid between shear stress and rate of shear strain में आ जाएगा ये। इसका जो एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल आएगा इसमें टूथपेस्ट, क्रीम, जेल्स, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मोड, ये सब आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में आता है। टूथपेस्ट, क्रीम, जेल्स, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मोड। आइडियल फ्लूइड होता है a fluid is said to be ideal if it assumed to the both incompressible and non-viscous. Its bulk modulus is infinite. आइडियल फ्लूइड में एक वो फ्लूइड को कह सकते हैं जिसमें आइडियल फ्लूइड को हम दो कंडीशन में एज्यूम कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कुअस में। और ये इसका बल्क मॉडुलस फाइनाइट होता है। तो आइडियल फ्लूइड हैज नो सरफेस टेंशन। आइडियल फ्लूइड का कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होता है। Those fluids whose viscosity remains constant, viscosity independent of du/dy is known as Newtonian fluid। जिसमें विस्कोसिटी इंडेफिनाइट न हो du/dy से, सो वो न्यूटनियन फ्लूइड में आता है। इसके अंतर्गत आता है एयर, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल, एनी थिन ऑयल, मरकरी, बेंजीन और ऑल गैसेज, ये सब आते हैं न्यूटनियन फ्लूइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ चेंज इन स्केल रीडिंग टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन पॉइंटर डेफिलेक्शन इज कॉल्ड। वो रेशियो जिसमें चेंज इन स्केल रीडिंग और करस्पॉन्डिंग चेंज इन पॉइंटर डेफिलेक्शन को क्या कहते हैं? उसका आंसर हो जाएगा स्केल सेंसिटिविटी। तो इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा द रेशियो ऑफ चेंज इन स्केल रीडिंग to the corresponding change in pointer deflection is called scale sensitivity। चेंज इन स्केल रीडिंग और करस्पॉन्डिंग चेंज इन पॉइंटर डिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है उसको हम स्केल सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसमें बैकलेस ही पढ़ेंगे। बैकलेस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेस विड्थ एंड द टूथ थिकनेस अलोंग द टूथ थिकनेस अलोंग द पिच सर्किल।
विड्थ स्पेस और टूथ थिकनेस का जो डिफरेंस होता है उसको हम बैकलेस बोलते हैं। तो इट इज डिफरेंस बिटवीन द स्पेस विड्थ एंड द टूथ थिकनेस अलोंग द टूथ थिकनेस अलोंग द पिच सर्कल। तो बैकलेस इक्वल टू फार्मूला हो जाता है स्पेस विड्थ माइनस टूथ थिकनेस, ये इसका फार्मूला होता है। विड्थ की जो स्पेस होता है और थिकनेस होती है टूथ की, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो बैकलेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर नॉट देयर इन ड्राइंग बर्नौलीज इक्वेशन। इनमें से कौन सा एजम्पशन बर्नौलीज इक्वेशन का नहीं है? इसका आंसर जो है फ्लो इज रोटेशन। फ्लो इज रोटेशनल जो है ये बर्नौलीज इक्वेशन का नहीं है। बाकी ये तीन बर्नौलीज इक्वेशन के हैं। फ्लूइड इज स्टडी, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल एंड विस्कोसिटी इज जीरो। ये सब तीनों बर्नौली इक्वेशन के एजम्पशन है। बाकी फ्लो इज रोटेशनल नहीं है, इसमें फ्लो रोटेशनल नहीं होता है। बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे शॉर्ट में। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन एनर्जी पर यूनिट वेट या हेड फ्रॉम। इसमें बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग होता है। द एबोव इक्वेशन इज वैलिड अंडर फॉलोइंग एजम्पशन। ये एजम्पशन इसमें वैलिड है। बर्नौलीज इक्वेशन फर्स्ट है स्टडी फ्लो, सेकंड नॉन विस्कस फ्लो, तीसरा फ्लो इज अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, फिर है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कुछ इसमें नोट भी दिया हुआ, नोट इसमें ये दिया हुआ व्हेन द फ्लो इज नॉट रोटेशनल या रोटेशन द बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड बिटवीन ओनली दोज पॉइंट्स विच आर सेम स्ट्रीम लाइन। जो आपको ऊपर जो पॉइंट दिए हुए हैं तीन, वो उसमें बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड है, बाकी रोटेशनल वाला वैलिड नहीं है। अगला क्वेश्चन है इफ वेट स्ट्रीम एज 2 किलोग्राम ऑफ वाटर एंड 60 किलोग्राम ऑफ स्टीम देन इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन। वेट स्ट्रीम में अगर वाटर का मास जो 2 किलोग्राम दिया हो और स्टीम का मास 60 किलोग्राम दिया हो, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.96। इसका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे हम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है तो इसका हम ये लगा देंगे रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन टू द समेशन ऑफ द मास ऑफ ड्राई स्टीम एंड मास ऑफ वाटर वेपर इन द मिक्सचर। तो आपका ये फार्मूला होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का x इक्वल टू ms अपॉन ms प्लस mw। मतलब जो स्टीम का मास है उसका रेशियो होता है स्टीम का मास प्लस वाटर का मास। तो ये फार्मूला हो जाएगा x इक्वल टू ms अपॉन ms प्लस mw। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ms दिया हुआ और mw दिया हुआ है, तो आपको जो रेशियो दिया हुआ है दोनों का, आपको जो इसमें दिया था स्टीम का मास दिया हुआ है ms इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ 60 kg एंड mw वाटर का मास दिया हुआ 2 kg, ये दिया हुआ है दोनों। तो हम दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब इसको पुट करेंगे तो हम ms कर देंगे, ms इक्वल टू 60 kg है और ms प्लस mw हो जाएगा 60 प्लस 2 मतलब 62 किलोग्राम। सो x इक्वल टू यहाँ पुट कर देंगे ms की वैल्यू ms प्लस mw, तो हमारे पास 60 अपॉन 62 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.96777। तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.96, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कास्टिंग प्रोसेस द मोल्टन मेटल व्हेन पाउर्ड इनटू मोल्ड इट विल मेक अ डायरेक्ट कांटेक्ट विथ, आंसर हो जाएगा फेसिंग सैंड। कास्टिंग प्रोसेस में अगर मोल्टन मेटल की जगह पर पाउडर करना हो, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना हो तो फेसिंग सैंड आ जाएगा। तो इन कास्टिंग प्रोसेस द मोल्टन मेटल व्हेन पाउर्ड इनटू मोल्ड इट विल मेक अ डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फेसिंग सैंड। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा इन कास्टिंग प्रोसेस द मोल्टन मेटल व्हेन पाउर्ड इनटू मोल्ड इट विल मेक अ डायरेक्ट कांटेक्ट विथ फेसिंग सैंड। फिर इसमें आता है बेकिंग सैंड क्या होता है? बेकिंग सैंड होता है द सैंड विच इज यूज्ड नियर द मोल्ड फ्लास्क अवे फ्रॉम द मोल्ड कैविटी विथ लेस मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टीज टू सपोर्ट द मोल्ड इज नोन एज बेकिंग सैंड। पार्टिंग सैंड क्या होता है? इट इज प्योर सिलिका सैंड विदाउट क्ले एंड वाटर विच इज यूज्ड टू अवॉइड स्ट्राइकिंग ऑफ द मोल्ड विथ अदर सरफेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में किसका उदाहरण है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है? इसका आंसर है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। तो ओडोमीटर इज एन एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंतर्गत डिस्क्रिप्शन है, ओडोमीटर इज ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ऑडोमीटर के बारे में और जानेंगे। एन ऑडोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। कोई भी व्हीकल का अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अगर हमको मेजर करना हो तो उसके लिए ऑडोमीटर का इस्तेमाल होता है। द ऑडोमीटर इज यूजुअली सीटेड इन द व्हीकल डैशबोर्ड। स्पीडोमीटर आएगा या स्पीड मीटर आर डिवाइस यूज्ड बाय व्हीकल टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। कोई व्हीकल की अगर स्पीड मेजर करना है तो स्पीड मीटर की जरूरत पड़ती है। टेकोमीटर होता है, इट इज यूज टू मेजर द इंजन शाफ्ट स्पीड आरपीएम। अगर इंजन की शाफ्ट की स्पीड मेजर करना तो उसके लिए टेकोमीटर की जरूरत पड़ती है।